टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, हाउ कंपनी इश्यूज शेयर्स। बेसिकली हम लोग ये शेयर क्यों इश्यू करते हैं? बिकॉज कंपनी नीड सम कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई देयर करंट बिजनेस और टू रीपे इट्स ओल्ड डेट्स। जो भी हमने पहले लोन लिया है हमें उन्हें रीपे करना है, हमारे डेट्स को कम करना है, तो इसलिए हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं और वो फंड रेज करते हैं। ठीक है, दो तरीके से, एक तो लोन ले सकते हैं या फिर शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, सो इन केस अ कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, इट कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, या फिर उसे ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था, राइट? तो मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द मेथड्स, किस तरीके से हम लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज है पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। व्हाट वी डू, वी इनवाइट पब्लिक, जनरल पीपल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपिटल है, उनको ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट नहीं करना, उनको बैंक में नहीं सेव करके रखना, एफडी नहीं बनाना है, उनको ज्यादा रिटर्न्स भी चाहिए, दे आर रिस्क टेकर, उनको कंपनी के साथ काम करना है, दे नीड, दे वांट टू बी अ कस्टमर एज वेल एज अ को ओनर ऑफ द कंपनी। तो वो क्या करते हैं, कंपनीज जो है पब्लिक को इनवाइट करती है एंड देन वो इनविटेशन को हम लोग कहते हैं पब्लिक इश्यूज। जो भी सिक्योरिटी इशू करते हैं पब्लिक के लिए, दैट इज पब्लिक इश्यूज और पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब ये पब्लिक ऑफर में दो तरीके के पब्लिक ऑफर होते हैं, एक तो फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स प्राइस इशू मेथड में क्या होता है, हम लोग ने यानी कंपनी ने अगर इशू करने की बात की और कंपनी को लगा कि हमें इसका फेस वैल्यू रखना है, राइट? तो कंपनी एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू रखती है और वो फेस वैल्यू जो है उसका फिक्स प्राइस हो जाता है। किसी को भी, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल या कोई भी एक इंडिविजुअल बॉडी या एंटिटी है, उनको अगर परचेस करना है तो फिक्स प्राइस में परचेस करेंगे, उसका प्राइस सेम रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में हम क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं, ऑक्शन जैसे होता है ना, तो प्राइस चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्शन जैसा होता है बट एक प्राइस बैंड जो बोलते हैं वो तय होता है। प्राइस बैंड कैसे होता है, दो प्राइस होते हैं। अब अपने घर में सब लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा मुंडी ऊपर करके देखेंगे तो क्या दिखेगा, सीलिंग। तो सबसे पहला प्राइस जो है सीलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट प्राइस ऑफ द बिड, इसके ऊपर आप बिड नहीं करना है। दिस इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द बिड अकॉर्डिंग टू दैट सिक्योरिटी एंड मार्केट डिमांड। उसके बाद थोड़ा सा मुंडी नीचे करके देखेंगे तो जमीन है, दैट इज फ्लोर प्राइस। ठीक है, तो ये दो प्राइस हमको याद रखना है, एक तो जिस जमीन में हम बैठे हैं वो फ्लोर प्राइस जो कम से कम यानी शुरुआती प्राइस है, और एकदम ऊपर देखेंगे घर में, ठीक है, तो वो होगा सीलिंग प्राइस। अगर आप बाहर खड़े हो तो आसमान में नहीं देखना, दैट इज नॉट द प्राइस। सो ओनली टू प्राइस, फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस। जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग भाजी और टमाटर जो भी खरीदते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं भैया थोड़ा सा कम कर दो ना प्लीज। तो सामने वाला बोलता है नहीं मैं दीदी बहन भाई जो भी आपको बोलता रहेगा, वो कहता है कि नहीं हमको मिलता इतने में है, हम लोग बेचते इतने में है, राइट? तो जब उनको मिलता है, ही ट्रीटेड एज अ फ्लोर प्राइस, कि कम से कम में हमको इतना मिल रहा है तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा में सेल करना पड़ेगा ना प्रॉफिट में। एंड देन हाईएस्ट प्राइस जो होता है दैट बिकम्स योर सीलिंग प्राइस। सो याद रखना, फिक्स प्राइस इशू मेथड में एक सर्टन प्राइस फिक्स है, 2 रुपया वाला पेन है तो वो 2 रुपए का ही रहेगा। लेकिन अगर आप बुक बिल्डिंग मेथड में जाओगे तो वो 2 रुपए से लेके 3 रुपए तक आप उसको बिडिंग कर सकते हो, और वो एक कंपनी डिसाइड करेगी इस बिडिंग में कि कौन से प्राइस में हमको देना है। अगर आपका प्राइस उस कैटेगरी में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो आपको वो शेयर्स इशू नहीं होंगे। ठीक है, अब ये दो प्राइसिंग मेथड हो गए। अब एक्चुअली मेथड क्या है इसको इशू करने का, दो मेथड है। ठीक है, एक है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ में क्या होता है, अगर प्रेम सर ने खुद ने कंपनी स्टार्ट की, उनको कैपिटल चाहिए, उनको ओनर्स चाहिए, को ओनर्स चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जनरली आईपीओ इश्यू करेंगे पब्लिक
इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इसमें 3 वर्ड लिखा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब पहली बार, या इनिशिएटिव का मतलब खुद से पहली बार में कुछ करना। तो कंपनी ने पहली बार में पब्लिक ऑफर दिया है, सबसे पहला। ठीक है, कंपनी ने ना लोन लिया है ना कुछ। लोन लिया होगा तो वो नहीं अकाउंटेबल होगा, लेकिन कंपनी ने सबसे पहली बार उनके लाइफ टाइम में, कंपनी के पहली बार पब्लिक में गए और उन्होंने बोला कि हमारे को ओनर्स या को पार्टनर्स बनो इन्वेस्ट करके। सो दैट इज आईपीओ। अगर समझो प्रेम सर ने आईपीओ इशू किया और 7-8 साल बाद कंपनी को लगता है, प्रेम सर को लगता है डाइवर्सिफाई करना है, तो वो क्या करते हैं, एफपीओ निकालते हैं। एफपीओ मतलब फर्दर या फॉलो अप पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले हमने आईपीओ इशू किया, 5 साल देखे हमने, बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है, अब हमको और पैसा चाहिए, तो बार बार आईपीओ नहीं होगा। देखिए, जो भी चीज आप एक बार करते हो वो पहली बार में नोट हो जाती है, और वो हम लोग बोलते हैं इन फ्यूचर कभी कुछ हुआ तो पिछली बार तुमने ऐसा किया था। तो जब पहली बार आपने आईपीओ किया है तो पिछली बार कर लिया आपने, तो नेक्स्ट टाइम आपको एफपीओ करना है। समझ रहे हो? समझो जनवरी में आपने कुछ किया घर में, ठीक है, और अभी चल रहा है जून, तो घर वाले क्या बोलेंगे, जनवरी में भी ऐसा बोला था। नाउ दैट बिकेम योर आईपीओ, फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो। लेकिन फिर बार बार आप आईपीओ नहीं करोगे, आप नेक्स्ट टाइम एफपीओ रिलीज करोगे और फर्दर पब्लिक ऑफर दोगे कि वी आर एक्सपांडिंग आवर कैपिटल, तो हमें और फर्दर फॉलो अप करके ज्यादा पैसा लेना है। उसके बाद है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। अब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को क्यों हमें इक्विटी शेयर देना है, या फिर हमारे पास जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उन पे क्यों ध्यान देना है? देखिए, पहले जो हमने पढ़ा आईपीओ या एफपीओ, वहां पे कंपनी स्टार्ट हुई या फिर कंपनी ने पहली बार मार्केट से कैपिटल कलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन ये एक कंपनी है जहां पे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब ऑलरेडी वहां पे है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए क्या हम इशू करेंगे, तो इनके लिए दो सिक्योरिटीज इशू होते हैं, एक तो राइट इश्यूज और दूसरा है बोनस इश्यूज। राइट इश्यूज मतलब व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, वो फंड रेज कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है, उनको पैसे की जरूरत है। और ये क्यों चाहिए फर्दर कैपिटल, आगे और मुझे कैपिटल लगेगा, तो पहले हम घर वालों से पूछेंगे, को ओनर से पूछेंगे कि भाई बहन, सर, पार्टनर्स, आप लोग इंटरेस्टेड हो क्या और कैपिटल रेज करने के लिए? हम आपको ऑफर देते हैं। ठीक है, अब ये ऑफर के कुछ प्रोविजन है, हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल राइट इश्यूज में क्या करते हैं, हम इश्यूज देते हैं जिन पे, अब राइट का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आपको। राइट मतलब हक। अगर आपके घर में कुछ इवेंट होता है और आपके कजिन्स, रिलेटिव्स आके सबसे पहले बैठते हैं, तो आप थोड़ा नाराज हो जाते हो, मेरे घर का इवेंट है, मुझे पूरा हक है इस इवेंट को मैनेज करने का, राइट? वैसे ही कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑलरेडी है, जो फैमिली मेंबर्स है, उनके पास हक होता है कि वो और शेयर्स परचेज करे अगर कंपनी इशू कर रही है। तो उसे कहते हैं हम लोग राइट्स इशू, जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग पहले ऑफर करते हैं, दिया नहीं जाता है, ऑफर करते हैं। अगर उसमें से कुछ कंडीशंस या नॉर्म्स या प्रोविजंस फुलफिल होंगे तो ये राइट इश्यूज कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर ये डिक्लाइन होगा और ये राइट इश्यूज नहीं होगा। रिसेंटली रिलायंस कंपनी ने राइट इश्यूज किए थे और वो 100% सब्सक्राइब हो गए थे, यानी उनके सारे शेयर होल्डर्स ने राइट इश्यूज परचेज किया और उन्होंने अपना जो पार्टनरशिप है, शेयर होल्डिंग है, उसका नंबर या क्वांटिटी बढ़ा दिया। ठीक है, प्रोविजंस देख लेते हैं। कंपनी मेकिंग राइट इश्यूज हैज टू फुलफिल फॉलोइंग प्रोविजंस। सबसे पहले, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस व्हिच इज लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपका पहचान वाला कोई सेलर है जिसके पास आप हमेशा भाजी या तरकारी जो भी लेने जाते हो, अगर वो भी आपको मार्केट प्राइस में बेचने लगे और 1-2 रुपए भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो आप कैसा फील करोगे? जबकि आप उतने 10-15 साल से, जब आपके फैमिली वहां पे सेटल्ड है, तब से वो कस्टमर
और बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार नहीं, मुझे अभी कहीं और देखना पड़ेगा जहाँ पे कम प्राइस में मिलता है। तो वी फील इट लाइक कि अपना बंदा एक लॉयल्टी मेंटेन करते हैं। वैसे ही जब आप कंपनी के साथ लॉयल्टी मेंटेन करके उसके शेयर होल्डर्स बने रहते हो एकदम आखिरी टाइम तक, तो कंपनी का पूरा पूरा विश्वास जीतने के लिए कंपनी को उसका जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कम करना रख पड़ता है। क्योंकि मार्केट प्राइस में दे रहे हैं तो हमको क्या फायदा? हम इतने साल से आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, राइट? तो वैसे ही मार्केट प्राइस से कम होता है। सेकंड प्रोविजन है, लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये जो लेटर है वो ऑफर का पहले वो भेजते हैं सबको कि सर मैडम, हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं। अब ये न्यूज में आ गई है वो अलग बात है। आप लोग बोलेंगे सर न्यूज में, न्यूज़पेपर में और जनरली व्हाट्सएप में सर्कुलर होता है, तो दैट इज अनऑफिशियल। ऑफिशियली क्या होता है, अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके घर में वो लेटर आना चाहिए। अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो आपके ईमेल आईडी में वो ईमेल आना चाहिए, या फिर एसएमएस के थ्रू वो आपको कंपनी से आना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है, थर्ड पर्सन से नहीं। सो लेटर ऑफ ऑफर हमको तीन तरीके से मिलते हैं। एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मतलब मोबाइल डिवाइस से, ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज से आता है, ठीक है। तो ये नॉर्म्स कंपलसरी है। सेकंड वाला आपको लगेगा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट करना जरूरी है। यू हैव टू इन्फॉर्म योर शेयर होल्डर्स। थर्ड, कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट इश्यूज, ठीक है। अब पहले बी में क्या बोला है, ऑफर कैन बी सेंट, वो ऑफर सेंड कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। अब सी में क्या बता रहा है, कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पॉइंट आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने जो स्ट्रक्चर के हिसाब से है, आप याद रखोगे। नो इश्यूज, जरूरी नहीं कि ए में वही आना चाहिए। जरूरी ये है कि आपको ए बी सी डी और उसके 1 2 3 याद रखने चाहिए, वो किसी भी फॉर्मेट में हो या फिर सीरीज में हो, ठीक है। तो थर्ड है, अ कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स। जब राइट शेयर इशू करते हैं तभी वो भेजना है, आप जनरली कभी भी नहीं भेज सकते। अंबानी जी को याद आया चलो राइट इश्यूज करना है तो पहले पूछ लेते हैं, नहीं। आप पहले सेबी से रिक्वेस्ट करोगे, अप्रूवल लोगे, जब वो अप्रूव होगा उसके बाद आपको वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना है। अब ये लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन, क्या क्या मेंशन होना चाहिए इसमें। पहला चीज, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितना कितना ऑफर करोगे, क्योंकि ये कैपिटल डिसाइड होता है और आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने इंडिविजुअल्स है वो आपको पता है। तो एक इंडिविजुअल को कितना दोगे अगर ऐसे सिस्टम में जा रहे हो, या फिर एक शेयर के पीछे आप कितने शेयर और अलॉट कर सकते हो राइट इश्यूज। क्योंकि इंडिविजुअल वाइज जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ राइट इश्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इंडिविजुअल जिन जिनके नाम रजिस्टर्ड है। अगर आप पर इक्विटी शेयर जा रहे हो तो आपको रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा कि टोटल राइट इश्यूज इतने हैं, वो हम डिवाइड कर रहे हैं पर 1000 इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब जिनके पास 1000 शेयर्स ऑलरेडी है उनको हम लोग एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड करना है। थर्ड, पीरियड ऑफ ऑफर, ऑफर कितने टाइम तक वैलिड है। जैसे हमें दिवाली ऑफर आता है, गणपति ऑफर आता है, ऑफर वैलिड फ्रॉम सो एंड सो डेट, उसके बाद वो ऑफर हमको आता नहीं है, ठीक है। वो ऑफर खत्म हो जाता है, एक दिन भी आप लेट जाओगे तो भी आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वैसे ही राइट इश्यूज में आपको क्या करना पड़ता है, वो टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ता है और वो आपको अपने शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है, बिकॉज उस हिसाब से वो सोचेंगे। देखिए, अगर आपको टाइम टेबल नहीं मिलेगा कि ये टाइम से ये टाइम तक ऑफर चल रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है वो भूल जाएगा और फिर वो सालों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा, राइट। तो डिसीजन के लिए हमको एक कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम रखना जरूरी है, और वो टाइम फ्रेम ऑफर स्टार्टिंग का और ऑफर एंडिंग का हमको बताना है, ठीक है। अब ये पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। जब भी आप लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे तो वो ऑफर का लेटर जो है वो पहुंचने के बाद 15 दिन का स्टार्ट टाइम होना चाहिए। समझिए, अगर 1 तारीख को आपने लेटर ऑफ ऑफर इशू किया तो 15 तारीख से वो ऑफर चालू होना चाहिए, और 15 तारीख से लेकर और 30 दिन, ठीक है। तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। देन द राइट टू रिनाउंस, दैट इज शेयर होल्डर्स हैव राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। वो क्या करते हैं, अभी इसमें ऑप्शन देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए,
मेरे जगह में कोई और लेना पसंद करेंगे तो उनको दे दो। तो ये दूसरा कौन होगा, ये अगेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही होंगे, कोई बाहर का पर्सन नहीं होगा। समझिए पर इंडिविजुअल को उन्होंने बोला है 1000 राइट इश्यूज हम देंगे, आप इंटरेस्टेड हो क्या? प्रेम सर ने कहा कि नहीं अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो सर ने फिर उनको रिप्लाई दिया कि राइट टू रिनाउंस, मैं आपको पूरा हक या राइट्स देता हूँ कि मेरे नाम पे जो शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो अलॉट करने का या इशू करने का, वो आप किसी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास कैपिटल पड़ा है, जिनके पास फाइनेंसेस अवेलेबल है या फिर अरेंज कर सकते हैं, और उनको ज्यादा अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाना है, तो वो उनको हम लोग को देना पूरा राइट बनता है इफ यू आर नॉट बाइंग इट। ठीक है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए इक्विटी शेयर्स, यानी उसका फंड जो है वो एलोकेट होना चाहिए कहीं ना कहीं। उसके बाद है हमारे पास बोनस इश्यूज या बोनस शेयर्स। ठीक है, तो ये अगेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं, इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। जब राइट शेयर्स की बात करते हैं, राइट इश्यूज की बात करते हैं, तो वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बोनस जो है ये कंपनी खुद अपने दिल से अपने इच्छा से लोगों को देती है। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर प्राइवेट ऑफिसेस महाराष्ट्र में हर दिवाली में बोनस देती है। तो ये बोनस क्या है कि आपका सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर है, और आने वाला कैलेंडर न्यू ईयर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए बोनस देती है। वैसे ही कॉरपोरेट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए, रिटेन करने के लिए और उनको अपने साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहने के लिए क्या करते हैं? बोनस शेयर्स इशू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये टोटली फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, कंपनी की तरफ से वो पे किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग्स। ये भी क्या होता है? शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है दो तरीके से, इंडिविजुअल वाइज या फिर एक शेयर के ऊपर दो इक्विटी शेयर आपको बोनस मिल रहा है, ऐसे हो सकता है। तो ये नॉर्मली कौन करता है? जिनका कंपनी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिनकी कंपनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि हम डिविडेंड तो दे नहीं पा रहे, और डिविडेंड जो भी हमने एक्यूमुलेट किया है अब तक बचाया है, उसको डिविडेंड ना देते हुए हम उसको बोनस शेयर्स की तरफ कन्वर्ट करके हम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देंगे। ऐसा भी ये बोनस इशू होता है। इसमें भी कुछ प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस याद रखने हैं। क्रोनोलॉजी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से याद रखना। सबसे पहला प्रोविजन है बोनस शेयर्स के लिए, कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ। अब आप सवाल उठेगा कि सर बोनस शेयर्स कैसे आएंगे, तो इन्होंने पहले ही प्रोविजन रखा है। ये प्रोविजन कौन करता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनको पूरा ख्याल है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का। तो इनको पहले से रूल्स में बनाने पड़ते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे हमें लॉकडाउन का रूल आया था, ये रूल किसने किया? अपने सुपीरियर अथॉरिटीज ने, जो हम पे रेगुलेट करते हैं या हमें कंट्रोल करते हैं। तो कंपनीज क्या करती है? तीन तरीके से वो बोनस इश्यूज या तीन अकाउंट से वो बोनस इश्यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फ्री रिजर्व्स, जो हम लोग रिजर्व्स रखते हैं ना, वो फ्री रिजर्व्स में से आप बोनस इशू दे सकते हो। सेकंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपने कोई सिक्योरिटीज को साइड में रखा रहेगा, कुछ क्या बोलते हैं, डिविडेंड देना चाहते थे बट आपने नहीं दिया, तो उसको अलग से आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना लिया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बना लिया आपने, CRR, जो हम लोग अकाउंट्स में बहुत ज्यादा लिखते हैं, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व्स अकाउंट। इन तीनों में से ही आप बोनस इश्यूज कर सकते हो। अगर आप बोलोगे मुझे इस साल प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, अब मुझे बोनस देना है, तो वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हो या सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर रहे हो, और उसके बाद वो आप इशू कर रहे हो। ठीक है, तो कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। एसेट का रीवैल्यूएशन होता है और उसमें एसेट का प्राइस बढ़ जाता है और उसमें रिजर्व ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें से आप नहीं दे सकते। करंट मार्केट प्राइस में जो चल रहा है, आपने जो इस साल रिजर्व्स रखे हैं या रिजर्व एक्यूमुलेट करके रखा है, उसमें से आप दे सकते हो। समझिए आपने फ्लैट खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी कंपनी ने, अब वो प्रॉपर्टी आपने 10 करोड़ में खरीदी, 10 साल बाद उसका प्राइस हो गया 50 करोड़, 60 करोड़।
तो आपको लगा कि रिवैल्यूएशन में हमारा प्राइस बढ़ गया तो हम बोनस इशू करेंगे, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। देन इट कैन नॉट इशू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। अब ये क्या कह रहा है कि बोनस इशू नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो डिविडेंड पे करना आपको जरूरी है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि डिविडेंड के जगह पे हम आपको बोनस इशू करते हैं। ठीक है, डिविडेंड एक्यूमुलेट करके रखा है, ठीक है, किसी और नाम पे या रिजर्व्स में या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, तो बोनस दे सकते हो। लेकिन आपने एक्चुअली डिविडेंड के नाम पे अकाउंट बनाया है और उसमें आपने डिविडेंड देना है ऐसा सोचा है 3 साल बाद 5 साल बाद, तो उसमें से आप वो बोनस नहीं दे सकते। डिविडेंड अलग हो जाना चाहिए और बोनस शेयर्स अलग होने चाहिए। वंस द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट कैन नॉट बी देन विड्रॉ। अगर आपने पहले अनाउंस कर दिया कि हम बोनस शेयर्स देने वाले हैं, उसके बाद आप मुकर नहीं सकते, आपको वो बोनस शेयर्स देना ही पड़ेगा, भले आपकी फिर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, ओके हो, मॉडरेट हो या फिर बुरी हो। एक बार अनाउंस कर दिया तो आप वो इशू करना जरूरी है। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप होता है और वो कंपनी को पे करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन। अब सिंपल बात है, रिनाउंस हमने पढ़ा, हमने ये बोला कि शेयर होल्डर्स कंपनी को राइट्स देते हैं कि हमें नहीं परचेज करना, आप किसी और को, किसी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दो। लेकिन ये बोनस शेयर्स है, नॉर्मली कोई रिनाउंस नहीं करता, कोई रिजेक्ट नहीं करता कि हमको बोनस नहीं चाहिए। एवरीवन आस्क कि नहीं वी नीड बोनस, ठीक है। तो बोनस हमको जब कंपनी देती है तो वो रिनाउंस नहीं होता, बट स्टिल उन्होंने क्या क्लॉज रखा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो फ्री में मिल रहा है। अब ये क्यों क्लॉज रखा है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हो सकता है वो बोल सकते हैं कि हम बोनस इश्यूज दे रहे हैं लेकिन हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स लेने को तैयार नहीं है, तो वी आर विड्रॉइंग द डिसीजन, राइट। तो एक बार डिसीजन लिया तो उसको विड्रॉ नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये क्लॉज रखा है। देन देर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट या फिर एक नॉमिनल अमाउंट वो नहीं कलेक्ट कर सकती कंपनी, 1 रुपया भी वो बोनस शेयर्स के पीछे आपसे नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ये थर्ड क्राइटेरिया है इश्यू ऑफ शेयर्स का। अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट लेयर में हमने बात की जनरल पब्लिक की, 2 तरीके से हम ऑफर देते थे, आईपीओ, एफपीओ। उसके बाद हमने बात की एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की, कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो उनको किस तरीके से रिटेन करें, खुश करें। तो 2 तरीका, एक तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप और परचेज करो राइट इश्यूज के नाम पे, या फिर उनको फ्री में दो बोनस शेयर्स के नाम पे या बोनस इश्यूज के नाम पे। ये हो गया शेयर होल्डर्स के लिए। अब हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको भी कुछ फायदा देना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए किसी फ्रेंड ने, राजेश ने, मेरा फ्रेंड है एक, वो रिलायंस कंपनी ज्वाइन किया था 2000 ईयर में। ग्रेजुएशन उनका हो गया और 2000 ईयर में उन्होंने रिलायंस कंपनी ज्वाइन की। और तभी रिलायंस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर प्राइस समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर से 160 रुपीज है। लेकिन अब 2020 तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो शेयर्स का प्राइस हो जाता है 1000 रुपीज। तो 160 रुपीज से लेके 1000 रुपीज का जो जर्नी है, कंपनी को फायदा मिला। अब कंपनी को फायदा कैसे मिला, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज है, जो लॉयल एम्प्लॉयज है, उनके साथ जुड़े हैं इतने साल, तो उनको भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो उनके लिए जो फायदा होने वाला काम है वो है ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हम शेयर्स ऑफर करते हैं। अगेन ऑफर मतलब हम लोग पूछते हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बोनस ऑफर नहीं होता, बोनस दिया जाता है, ठीक है। सो 3 तरीके हैं, ESOS, ESPS, SARS, स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखते एक एक करके क्या है। ESOS का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉयज, मतलब वो एम्प्लॉयज जो कंपनी में परमानेंट है, चाहे तो वो छोड़ के जा सकते हैं लेकिन कंपनी उन्हें निकाल नहीं सकती जनरली, ठीक है। वो कंपनी जब तक है तब तक उनके एम्प्लॉयज है। अगर हाँ उनका कोई मिसबिहेवियर हुआ या फिर ऐसा कोई इशू हुआ जिनके वजह से उनको निकालना पड़ेगा बाय लॉ, देन वो निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज जो परमानेंट है कंपनी में, उनके कुछ पोजीशन है अच्छे अच्छे, directors or officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price। तो
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में डायरेक्टर्स हो या ऑफिसर्स हो, टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कौन से, एक तो अपने कंपनी के, या हमने कोई कंपनी होल्ड करके रखी है, या हमारी कोई और कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। इनके जो भी डायरेक्टर या ऑफिसर है उनको हम क्या करेंगे, ESOS देंगे, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। डायरेक्टर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय बिकॉज उन्हें कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलता है, ठीक है। जो भी इंसान काम करता है तो उसको रिटर्न में कुछ मिलता है, इधर इट इज रेम्युनरेशन, सैलरी और कमीशन। लेकिन आप प्रॉफिट शेयर करते हो तो देन इट बिकम्स पार्टनर। तो पार्टनर के पास ऑप्शन है कि वो अपने अर्निंग्स को थोड़ा साइड में रखे, लेकिन जब वो एम्प्लॉय बन जाता है, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर ऑफिसर हो, तो उनको रेम्युनरेशन या सर्टेन अमाउंट हम पे करते हैं और उस हिसाब से उनको इक्विटी शेयर देके भी हम बेनिफिट कर सकते हैं। प्रोविजन क्या है इनके लिए, अ कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। एक तो वो डायरेक्टली दे सकते हैं कंपनी से, उनके अकाउंट में वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं एक बार वो ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है। या फिर वो कंपनी के एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट एक ट्रस्ट बनाती है और उसके थ्रू वो उनको देते हैं। द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। अगेन मार्केट प्राइस से कम होता है ये, लेकिन बोनस इश्यूज जो होते हैं वो मार्केट प्राइस से होते हैं, वो डिस्काउंटेड नहीं होते, ठीक है। जो हम लोग एग्जिस्टिंग लोग परचेज करते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो या फिर एम्प्लॉय हो, मार्केट प्राइस से कम होता है। मार्केट में अगर 600 रुपया है तो हमको वो 550, 560, 580 ऐसा हम लोग को वो दे सकते हैं। देर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। आप जब ऑफर देते हो किसी एम्प्लॉय को तो उनको सोचने का टाइम मिलता है कि 1 साल आपके पास है, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में इक्विटी शेयर्स दे रही है, तो आप 1 साल के अंदर डिसीजन ले और वो परचेज करें। इसलिए वहां पे मीनिंग डेफिनेशन में लिखा है फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। पहले ही प्राइस डिटरमाइन होता है और वो फ्यूचर डेट में दिया जाता है। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। कंपनी नॉर्मली लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई करती है कि आपको ये तारीख तक परचेस करेंगे तो ऑफर वैलिड है, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी स्किप हो जाएगा, निकल जाएगा, आपको हम इक्विटी शेयर नहीं दे सकते। Shares issued under this scheme does not enjoy any dividend or voting rights till the company or till the employees buy the share। अब ये ऑफर है सिर्फ, जब तक आपने परचेज नहीं किया है तब तक आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है और तब तक आपको कोई डिविडेंड नहीं होता। समझिए रिलायंस कंपनी ने मिस्टर राजेश को ऑफर दिया कि आपको 1 जुलाई तक अपॉर्चुनिटी है, आपको जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है कर सकते हो, मार्केट प्राइस इज 1000 बट वी विल ऑफर यू एट द रेट ऑफ 950 रुपीज पर शेयर। अगर राजेश जी ने 1 जुलाई तक परचेज नहीं किया, ठीक है, और कंपनी ने सोचा कि 28 जून को हम डिविडेंड इशू करते हैं, तो राजेश कैन नॉट से कि मुझे भी डिविडेंड चाहिए बिकॉज आपने ऑफर दिया है। तो कंपनी विल से कि आप पहले ट्रांजैक्शन करो, आप परचेज करो, वो आपके अकाउंट में आने दो, तो आप हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हो, अदरवाइज आपको कोई ऑफर या बेनिफिट नहीं देंगे। तो एक बार ट्रांजैक्शन होगा, परचेज होगा, उसके बाद ही वो राइट्स और डिविडेंड्स उनको मिलता है। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ESOS। कंपनी को पहले अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेशल वोटिंग राइट्स के थ्रू, वोटिंग के थ्रू, रेजोल्यूशन के थ्रू वो हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट देना चाहते हैं कि आप एज अ शेयर होल्डर को पार्टनर एग्री हो या नहीं हो। Company cannot transfer his option to any other person, nor can he pledge or mortgage the shares issued under ESOS। समझिए अगर मिस्टर राजेश को ही वो ऑफर दिया है तो उनके फ्रेंड प्रवीण को वो ऑफर नहीं देंगे, बिकॉज राजेश थोड़े टॉप लेवल में आते हैं, प्रवीण थोड़े नीचे के एग्जीक्यूटिव लेवल में आते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके, क्योंकि वो लॉयल्टी परमानेंट है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, इस वजह से वो ऑफर दिया जाता है। तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा या फिर वो मॉर्गेज नहीं होगा, उनके नाम पे हम लोग कोई लोन नहीं ले सकते कि राजेश साहब नहीं ले रहे तो उनके जगह पे हम आपको मॉर्गेज करते हैं। कंपनी हैज टू सेट अप अ कंपनसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। एक अलग से सेटअप उनको तैयार करना पड़ता है, कमिटी बनानी पड़ती है, ठीक है, और वो एडमिनिस्टर करेगा कि एम्प्लॉय को सच में बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है और कंपनसेशन कितना मिल रहा है। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी शेयर्ड बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। सेबी का जो शेयर्ड बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है वो रूल रेगुलेशन जो है 2014 का, वो भी फॉलो होना जरूरी है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज, मेरे ख्याल से आज इधर ही रुकते हैं हम लोग।
और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज या फिर SARS एंड स्वीट इक्विटी जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। किसी को अभी तक यहाँ पे कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है, अदरवाइज वी सर एक कैन बार राइट इशू बताओ ना। राइट इश्यूज। यस सर। ठीक है, देखिए राइट इश्यूज हम क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें और कैपिटल चाहिए, ठीक है, तो ये इश्यूज हम करते हैं। अब ये इशू किनको करते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। समझिए प्रेम सर के कंपनी में आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, प्रेम सर ने और फंड रेस करने की बात की, तो उन्होंने सोचा चलो क्यों ना, हमारे पास इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका और भी पैसा आइडल है जो उनके बैंक अकाउंट में ऐसी है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं, उनको पूछते हैं कि सर मैडम हम और पैसा या फंड रेज करना चाहते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो इस राइट इश्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, एक कंपनी जब फंड रेज करती है तो उनको पहले इक्विटी शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ता है कि हम लोग को रेज करना है, ठीक है, और फिर बाद जब वो पब्लिक ऑफर करती है या फिर लोन लेते हैं तो उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि पहले इक्विटी शेयर होल्डर जो हमारे पास है उनको पूछे। सिंपली राइट इश्यूज उन्हीं को दिया जाता है या ऑफर किया जाता है जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, ठीक है। और ये राइट इश्यूज जो है हम लोग एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, इन सारे चीजों के लिए हम लोग करते हैं, राइट। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। और कोई थैंक यू डाउट? सर। थैंक यू। नो सर। सर वो लैंड और सीलिंग का था ना, वो और एक बार एक्सप्लेन करो ना। जी 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 करता हूँ मैं। देखिए पब्लिक इश्यूज जब हम लोग करते हैं या पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर करते हैं तो दो तरीके हैं, प्राइस, फिक्स प्राइस होता है और बुक बिल्डिंग मेथड होता है, ठीक है। फिक्स प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी शेयर्स जो है पब्लिक में ऑफर करते हैं तो एक प्राइस फिक्स करके करते हैं, फेस वैल्यू जो होता है उसका, राइट। तो फेस वैल्यू में हम लोग उसको रखते हैं, उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, कंपनी को जो ठीक लगे वो रख सकती है, 100 रुपए भी हो सकते हैं, 600 रुपए भी हो सकते हैं, 200 रुपए भी हो सकते हैं। ये प्राइस जो है फिक्स प्राइस मार्केट में डिमांड के हिसाब से होते हैं, कंपनी में कितना लोग इंटरेस्टेड है, क्या डिमांड है उनके प्रोडक्ट्स को, उस हिसाब से वो डिसाइड होता है। वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। अगर कंपनी ने सोचा है 100 रुपया पर शेयर है और प्रेम सर ऑफर कर रहे हैं 200 रुपया पर शेयर, तो वो नहीं देंगे, वो आपको 2 शेयर देंगे पर 100, एक 100 रुपए का एक शेयर करके आपको 200 रुपए में 2 शेयर देंगे, लेकिन चेंज नहीं होगा प्राइस। लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, हम लोग एक प्राइस रेंज डिसाइड करते हैं, ठीक है, एक लोअर प्राइस डिसाइड करते हैं, एक अपर प्राइस डिसाइड करते हैं। लोअर प्राइस को बोलते हैं हम लोग फ्लोर प्राइस, ठीक है। अब ये फ्लोर प्राइस मतलब जमीन वाला प्राइस, राइट। तो जमीन में जो प्राइस है वो लोअर प्राइस, उसको ऑफिशियली जो नाम है जो मार्केट में बोला जाता है वो है फ्लोर प्राइस। उसके बाद हाईएस्ट प्राइस ऑफ द बिड, हाईएस्ट प्राइस जो है वो है आपका सीलिंग प्राइस, जो आप ऊपर देखोगे तो आप टच नहीं कर पाओगे, राइट। लेकिन वो बहुत, जिनके पास हाइट है, मतलब हाइट इन द सेंस यहाँ पे जिनके पास कैपिटल है, वो रेंज को टच कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, पहले देखती है कि ये प्राइस से, एक्स प्राइस से लेके X1 प्राइस तक, फ्लोर प्राइस से लेके सीलिंग प्राइस तक एक अमाउंट डिसाइड करते हैं। तो इन्वेस्टर अपने अपने इच्छा के अनुसार वो प्राइस में वो परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी, रिलायंस कंपनी ने कहा कि 600 रुपया इसका फ्लोर प्राइस है और 900 रुपया इसका सीलिंग प्राइस है। प्रेम सर के पास थोड़े से कैपिटल ज्यादा है, उन्होंने क्या किया, 600 में नहीं लिया, उन्होंने 750 रुपए में लिया, ठीक है। कोई और मेरे फ्रेंड है, उनके पास और थोड़ा और ज्यादा कैपिटल है, उन्होंने 850 रुपीज में लिया, ठीक है। तो कंपनी ये बिडिंग जो है वो फिर बाइफरकेट करती है और वो बोलती है कि सबसे ज्यादा जो रेंज आया है उसमें हम लोग सेल करते हैं। सो बेसिकली जैसे ऑक्शन होता है वैसे ही हम लोग ये सेल करते हैं, इश्यूज करते हैं। एनी डाउट्स? नो सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।